नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय टीआईटी गिरिनगर पुणे की ओर से सभी बच्चों और अभिभावकों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन। आज हम नेशनल स्पोर्ट्स डे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने जा रहे हैं। भारत में खेल दिवस का बहुत महत्व है। यह एक पर्व है जो कि हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे एक मुख्य कारण है। इस पर्व की मदद से पूरे भारत में पढ़ाई के साथ-साथ खेल शिक्षा के महत्व के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाता है। इसी दिन भारत के महान और माननीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। उन्होंने खेल जगत में भारत का नाम बहुत ऊंचा किया। खेल हमें बहुत ऊर्जा और मजबूती प्रदान करने के साथ ही पूरे शरीर में रक्त संचारण में सुधार करके सभी तरह की थकान और सुस्ती को सुधारता है और शारीरिक और मानसिक अच्छाई को बढ़ावा देता है। यह एक व्यक्ति की कुशलता, कार्य क्षमता को सुधारता है और मानसिक और शारीरिक रूप से थकान होने से बचाव करता है। यह छात्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का अभिन्न हिस्सा है। खेल और शिक्षा दोनों ही एक साथ जीवन में सफलता प्राप्त करने के सबसे अच्छे तरीके हैं। सभी शिक्षक साथियों, प्यारे विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों सहित नमस्कार। मैं अनुराग सियारा, स्नातकोत्तर शिक्षक, विषय हिंदी, केंद्रीय विद्यालय डीआईटी गिरिनगर पुणे। खेल दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी, महान खिलाड़ी या हॉकी का जादूगर जिन्हें कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद जी। 29 अगस्त को उन्हीं की स्मृति में प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का जो खेल दिवस है वो ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। उसका कारण भी आप सभी जानते हैं, जो वैश्विक महामारी है जिसके कारण हम सब आपस में इतनी दूरी बनाए रखे हुए हैं। ये हमें ऑनलाइन वार्ता के लिए, ऑनलाइन आयोजनों के लिए प्रतिबद्ध करती है। खेल यह शब्द बाल्यावस्था हो या विद्यालय जीवन हो या किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को ले लीजिए, आप सबके लिए कर्णप्रिय है। कुछ लोग अनेकों खेल खेलने में रुचि रखते हैं, कुछ लोग देखने में रुचि रखते हैं। परंतु वर्तमान परिदृश्य में तकनीकी प्रभाव इस सीमा तक बढ़ गया है कि हमारे घर के आंगन के, गली मोहल्लों के जो खेल थे वो प्राय लुप्त हो चुके हैं। और खेलों में सबसे अधिक महत्व की जो बात है वह है हमारे शरीर का स्वस्थ रहना। खेलों के माध्यम से हम इस शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसा कि कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। इस उक्ति को सार्थक करते हैं खेल। खेलों के माध्यम से इस शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं। इसी महत्व को फलीभूत करते हुए हमारी भारत सरकार केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। उन कार्यक्रमों में कुछ दिन पहले, या ये कहें कि विगत वर्षों में, एक कार्यक्रम था स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत। उस कार्यक्रम में अनेक गतिविधियां थी। उन गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चों के शारीरिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और साथ ही साथ उनके रुचिकर खेलों के लिए उन्हें हम योग्य बना सकते हैं। उसी क्रम में एक कार्यक्रम और आयोजित किया जा रहा है, फिट केवियंस, जिसमें हम विद्यार्थियों सहित अपने आप को भी फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। और केंद्रीय विद्यालय संगठन विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए हमेशा से ही प्रतिबद्ध रहा है कि विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान किया जाए। उसके लिए समय समय पर अनेक कार्यक्रम, अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती रही। और आज हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए स्वास्थ्य,
स्वस्थ शरीर, और स्वस्थ शरीर खेलों से अधिक किसी भी दूसरे चीज से नहीं हो सकता। आज हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रातःकालीन भ्रमण, योग कहें, सूर्य नमस्कार की तरफ से हम चाहे जिम जाकर अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं, परंतु खेल इसमें एक बड़ा योगदान हो सकते हैं हमारे लिए। आपने देखा भी होगा, जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो किसी भी खेल के हो, वो स्वस्थ और शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट रहते हैं। तो निश्चित रूप से हम और आप ये मानते हैं कि खेलों के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो उसी क्रम में दो पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं कि खोल दो भाग दौड़ भरे खेलों की बंद पड़ी अलमारी। खोल दो भाग दौड़ भरे खेलों की बंद पड़ी अलमारी, देखो फिर कैसे हारती है तुमसे हर एक बीमारी। देखो फिर कैसे हारती है तुमसे हर एक बीमारी। ये किसी और की नहीं, ये किसी और की नहीं, बल्कि अपनी अपनी है जिम्मेदारी। अर्थात अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारा अपना ही काम है। और भारत सरकार द्वारा, खेल मंत्रालय द्वारा एक वाक्य भी कहा गया है कि खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। अर्थात भारत को विकसित बनाने में हमारी भारत की युवा पीढ़ी का खेलना बहुत जरूरी है। खेल के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो इस खेल दिवस के मौके पर हम यही सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसे खेल खेलें जिनसे हमारे शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहे और रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बनी रहें, जिससे कि ये आने वाली जो बीमारियां हैं जो कि आपके आसपास घूम रही हैं वो आपसे दूर रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आइए अब हम हमारे विद्यालय में कार्यरत फिजिकल एजुकेशन टीचर मिस्टर पीके मिश्रा जी से खेल कूद का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह विस्तार से जानेंगे। आदरणीय प्राचार्य महोदय, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सचेत संतोष पीनानाथ, हमारे विद्यालय के एसजीएफआई खिलाड़ी तनिष्का, अनुज और अनन्या, हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक साथी, समस्त अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि आज मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है। ध्यानचंद भारत के महान हॉकी प्लेयर थे। उन्हें दुनिया के महान हॉकी प्लेयरों में से एक माना जाता है। ध्यानचंद को अपने तरीके से गोल करने के लिए याद किया जाता है। यह वह समय था जब भारत की हॉकी में तूती बोलती थी। ध्यानचंद की बाल में पकड़ बहुत ही मजबूत थी। यही कारण है कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ध्यानचंद ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सफर में लगभग 400 गोल किए थे। उन्होंने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 1948 में खेला था। ध्यानचंद को अनेकों अवार्डों से सम्मानित किया गया था। मेजर ध्यानचंद हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। उन्होंने 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके बाल्यकाल में खिलाड़ी के कोई विशेष लक्षण नहीं दिखाई देते थे, इसलिए कहा जा सकता है कि हॉकी खेल की प्रतिभा जन्मजात नहीं थी। उन्होंने यह अत्यंत लगन, साधना, संघर्ष और संकल्प के सहारे यह प्रतिष्ठा अर्जित की। वो कुशवाहा परिवार से थे। उनके पिता का नाम सामेश्वर सिंह था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार के रूप में कार्यरत थे। साथ ही हॉकी गेम खेला करते थे। ध्यानचंद की माता श्रद्धा सिंह थे। उनके 2 भाई रूप सिंह और मूल सिंह थे। रूप सिंह भी हॉकी के ही प्लेयर थे। आप सभी जानते हैं कि उनके नाम पर भी स्टेडियम का निर्माण कराया गया है। उनके पुत्र अशोक कुमार भी हॉकी के
प्लेयर थे। युवावस्था में ध्यानचंद को हॉकी से बिल्कुल ही लगाव नहीं था। उन्हें रेसलिंग बहुत पसंद थी। उन्होंने हॉकी खेलना आसपास के दोस्तों के साथ में शुरू किया। उस समय पैसे का बहुत ही अभाव था, अतः वो पेड़ की डाली काट करके और कपड़े की बाल बना करके हॉकी खेला करते थे। उनके पिता आर्मी में थे, आप सबको जैसा कि पता है। एक बार उन्होंने ध्यानचंद को लेकर के एक हॉकी का मैच देखने के लिए ले गए। वहां पर ध्यानचंद ने देखा कि एक टीम 2-0 से पीछे चल रही है। उसी समय ध्यानचंद ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं ये हारने वाली टीम के साथ में खेलना चाहता हूँ। वो आर्मी का ही मैच था, इसलिए पिताजी ने उन्हें इजाजत दे दी और उस मैच में ये ध्यानचंद जैसे ही उतरे, उन्होंने लगातार 4 गोल मारे और हारने वाली टीम जीत गई। यह देख करके आर्मी के ऑफिसर बहुत खुश हुए और उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा। ध्यानचंद साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की अवस्था में 1922 ईस्वी में प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। उस समय प्रथम रेजिमेंट में भोले तिवारी जो एक सूबेदार थे, उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचाना और इन्हें अपना मार्गदर्शन दिया। बाद में इनके कोच मिस्टर पंकज गुप्ता हुए। पंकज गुप्ता ने इनके गेम को और अधिक निखारने का काम किया। कहते हैं कि पंकज गुप्ता ने ही इनको चंद नाम दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये खिलाड़ी, उनकी प्रतिभा को पहचान कर कहा था कि ये खिलाड़ी एक दिन चांद की तरह दुनिया में चमकेगा। दूसरी ओर दूसरे लोगों का ये भी कहना था कि वो चांद की रोशनी में अपनी प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उनके जो साथी थे उन्होंने उनको चंद नाम दिया। ध्यानचंद के खेल में ऐसे बहुत से पहलू हैं जहां उनकी प्रतिभा को देखा गया। एक मैच जो पंजाब टूर्नामेंट झेलम में हुआ था, उसमें एक मैच हो रहा था। उस मैच में इनकी टीम यानी ध्यानचंद की टीम 2 गोल से पीछे चल रही थी। उसी समय इनके कोच ने टाइम आउट लिया। अब केवल 4 मिनट का समय शेष था। तब इनके कोच पंकज गुप्ता ने कहा कि ध्यानचंद, क्या तुम भी कुछ नहीं कर सकते? यानी हमारी टीम क्या मैच हार जाएगी? और बुली हुई, और उस बुली में ध्यानचंद ने 4 मिनट में 3 गोल मारे और उनकी टीम जीत गई। वहीं से इनके कोच ने कहा, मेजर ध्यानचंद, तुम एक खिलाड़ी नहीं हो, बल्कि तुम एक जादूगर हो। जिस तरह से तुमने 4 मिनट में 3 गोल मार करके अपनी टीम को जिताया है, ये कोई जादूगर ही कर सकता है। और वहीं से इनका नाम जादूगर पड़ा। ध्यानचंद का अंतर्राष्ट्रीय खेल कैरियर 1926 से शुरू हुआ। न्यूजीलैंड में होने वाले एक टूर्नामेंट में के लिए ध्यानचंद का चुनाव हुआ। यहाँ एक मैच के दौरान भारतीय टीम ने 20 गोल किए, जिसमें से 10 गोल तो केवल ध्यानचंद के थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने 21 मैच खेले थे, जिसमें 18 में भारत विजयी रहा, 1 हार गया एवं 2 मैच ड्रा हुए। भारतीय टीम ने पूरा टूर्नामेंट में 152 गोल किए थे। इसमें से ध्यानचंद ने अकेले 100 गोल मारे थे। बाद में ध्यानचंद को आर्मी में लांस नायक बना दिया गया। 1927 में लंदन फोल्कस्टोन फेस्टिवल में भारत ने 10 मैचों में 72 गोल किए, जिसमें ध्यानचंद अकेले 36 गोल मारे थे। अब इनका ओलंपिक का सफर के बारे में हम बात करते हैं। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम में भारतीय टीम का फाइनल मैच नीदरलैंड के साथ हुआ, जिसमें 3 गोल भारतीय टीम ने मारा
और उन 3 गोल में से 2 गोल तो अकेले ध्यानचंद के थे और भारत को पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक में प्राप्त हुआ। ओलंपिक खेलों में वह भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 14 गोल मारे थे। एक स्थानीय समाचार पत्र में लिखा था कि यह हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे। अगर हम उनके दूसरे ओलंपिक गेम 1932 जो लॉस एंजलिस में हुआ था उसकी बात करें, उस समय इंडिया टीम को ब्रिटिश शासन जो था वो खेलने नहीं भेजना चाहता था। ऐसी स्थिति में भारतीय टीम ने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेकर के और वहां खेलने जाने का निश्चय किया और लॉस एंजलिस में जाने के बाद भारत ने अमेरिका को फाइनल में 24-1 से 24-1 से हराया था और उस मैच में ध्यानचंद ने 8 गोल किए थे। उनके भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। ये रिकॉर्ड लगभग 2003 तक कायम था। उस टूर्नामेंट में भारत की ओर से किए गए 35 गोलों में से 25 ध्यानचंद और उनके भाई ने किए थे। 1932 ईस्वी में लॉस एंजलिस जाने पर उन्हें नायक नियुक्त कर दिया गया। बर्लिन ओलंपिक की कहानी, जो उनका तीसरा ओलंपिक था, उसकी कहानी तो और भी बिल्कुल अलग है। बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी में प्रैक्टिस मैच हुआ था। उस प्रैक्टिस मैच में जो जर्मनी के साथ में ही था, जर्मनी की टीम ने भारत को 4-0 से हरा दिया था। लेकिन वो ऐसा सदमा भारतीय टीम को लगा कि भारतीय टीम ने संकल्प किया कि जो भी टीम हमारे सामने आएगी उसको हम धूल चटा देंगे। और जैसे ही बर्लिन ओलंपिक शुरू हुआ तो भारत ने अपने पहले मैच में हंगरी को 3-0 से हराया, अमेरिका को 7-0 से हराया, जापान को 8-0 से हराया और सेमीफाइनल मैच भारत का फ्रांस के साथ हुआ और उसमें भारत ने फ्रांस को 10-0 से हराया। इसके बाद तो पूरी जर्मनी में हाहाकार मच गया। इसके बाद फाइनल मैच फिर से जर्मनी में ही था और जर्मनी की टीम के हौसले बुलंद थे क्योंकि प्रैक्टिस मैच में जर्मनी ने भारत को हरा चुका था। अतः भारत का मनोबल नीचा था और जर्मनी का मनोबल ऊंचा था। वहां के जो ग्राउंडमैन थे उन्होंने ग्राउंड को ज्यादा गीला कर दिया था ताकि भारतीय टीम फाइनल मैच में अच्छे से प्रदर्शन न कर सके। अब फाइनल मैच प्रारंभ हुआ। फाइनल मैच, क्योंकि उस समय भारतीय टीम के पास जूते भी अच्छे नहीं थे जो टर्फ पे खेल सके, अतः उसमें फिसलन होती थी मैच में, इनके जूते वर्क नहीं करते थे। मैच शुरू होने पर पहले हाफ में भारत 1-0 से आगे था, लेकिन दूसरे हाफ के कुछ समय बाद ही वहां के विकेट कीपर ने इनको गिरा दिया, ध्यानचंद को, जिससे उनका दांत टूट गया और उसके बाद इनको गुस्सा आया और ध्यानचंद ने लगातार 6 गोल मारे। इस प्रकार भारत 7-0 से आगे हो गया और लास्ट में फिर से 1 गोल भारत और 1 गोल जर्मनी ने मारे। इस प्रकार 8-1 से फाइनल मैच 1936 का भारत ने जीता। सन 1937 ईस्वी में जब ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे तब ध्यानचंद को सूबेदार बना दिया गया। ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के समतुल्य माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, माना जाता था या बहुत सारे देश ऐसा मानते थे कि इनकी जो हॉकी स्टिक है उस हॉकी स्टिक में चुंबक लगा हुआ होता है। एक बार तो हॉलैंड के खिलाफ चल रहे मैच में उसी हॉकी की स्टिक में चुंबक होने की आशंका के कारण इनकी हॉकी की स्टिक को तोड़ करके देखा गया था कि वास्तविकता में हॉकी में चुंबक है कि नहीं है। जापान के खिलाफ मैच में ऐसा मानते थे कि हॉकी में गोंद लगा हुआ है और बॉल इस तरह उनके पीछे पीछे चलती थी जैसे वो चिपकी हुई हो।
1936 में उनके साथ बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बताना इतना समय कम है। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में 7 खेले, पाकिस्तान के कप्तान बने INS दारा ने कहा था, जो 1936 में उनके साथ टीम में थे, कि वास्तविकता में उनकी स्पीड बहुत अच्छी नहीं थी, वो धीमा दौड़ते थे बनस्पत बाकी खिलाड़ियों के, लेकिन उनकी नजर इतनी पैनी थी, उनका दिमाग इतना तेज चलता था कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ भाग रहा है, कहाँ पर गैप है, ये सारा वो एक ही नजर में देख लेते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में मैच चल रहा था और उस समय KD सिंह बाबू फॉरवर्ड में खेल रहे थे, गोल पोस्ट के पास में थे, और मेजर ध्यानचंद ने उस तरफ पीठ थी उनकी KD सिंह की ओर, और उन्होंने इतना सटीक पास दिया कि बिल्कुल KD सिंह को मिला और KD सिंह ने जाकर के गोल मारा। ऐसे ही और भी कहानी है कि एक बार एक मैच खेल रहे थे ध्यानचंद और उसमें गोल मारा, लेकिन गोल पोस्ट से बॉल टकरा करके वापस आ गई। वापस आने के बाद जब मैच खत्म हुआ तो रेफरी ने पूछा कि तुमने ये गोल तुम्हारा हुआ कैसे नहीं, तो उन्होंने बताया कि गोल पोस्ट जो है उनकी डिस्टेंस कम है, यानी गोल की पोस्ट नजदीक है। फिर उस गोल पोस्टों को नापा गया तो बिल्कुल वो डिस्टेंस कम निकली। इसी प्रकार उनका जो झांसी में क्लब था, जिसे झांसी हीरोज के नाम से जाना जाता था, अपने खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करते समय उन्होंने बोला, उनको दिया गया कि जो गोल पोस्ट का वार है उस पे 10 हिट करनी है, 10 में से 10 हिट। ध्यानचंद ने 10 में से 10 हिट मारे। फिर उन्होंने अपने टीम के खिलाड़ियों को बोला कि ऐसा है कि 10 में से जो 2 हिट मारेगा उस क्रॉस बार पे, गोल पोस्ट के क्रॉस बार पे, उसको मैं 10 रुपए का इनाम दूंगा। उसमें कोई भी खिलाड़ी उन्होंने 10 में से 10 मारे थे, जबकि उनके टीम का कोई भी खिलाड़ी 1 या 2 भी गोल नहीं मार पाया क्रॉस बार के ऊपर। इस तरह से उनकी हॉकी में निपुणता थी। अंत में उनका देहांत 3 दिसंबर 1979 को हो गया। वो लीवर कैंसर से पीड़ित थे, उनका ठीक से इलाज नहीं हो पाया और एम्स में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। अर्थात इनके जीवन से हमें यह देखने को मिलता है कि किस तरह का उन्होंने संघर्ष किया और किस तरह से उनकी सोच थी। और भी बहुत सारी कहानियां हैं। एक बार पाकिस्तान में वो गेम खेलने के लिए गए, रावलपिंडी में मैच चल रहा था, लेकिन वहां के एक सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी ने इनके नाक में स्टिक से मार दिया। मारने के बाद गेम को रोका गया। जब ये फर्स्ट एड लेकर के पुनः ग्राउंड में आए तो उस खिलाड़ी की इन्होंने पीठ थपथपाई और बोला कि दोबारा ऐसा मत करना, ऐसा खेलो कि मुझे भी चोट ना लगे और तुम्हें भी चोट ना लगे। इसके बाद फिर उन्होंने गुस्से में आकर के लगातार 5 गोल मारे। वो मैच पंजाब रेजिमेंट और सेफर्ड क्लब के बीच में था। तो उनके जीवन से हम बहुत बड़ी शिक्षा ले सकते हैं। मेजर ध्यानचंद के शिक्षा से खेलों से केवल शारीरिक ही विकास नहीं होता, बल्कि मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। शरीर तो बलिष्ठ होता ही है, आप सब जानते हैं। हमारे सिस्टम सारे अच्छे से काम करते हैं, हमारा शरीर निरोग होता है, हमारे शरीर की मांसपेशियां, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, मानसिक रूप से हम बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक प्लेयर जब खेलता है तो 20 गज की क्रिकेट के पिच में 140, 45, 150 किलोमीटर के रफ्तार से आती हुई बॉल को किस तरह से हैंडल करता है, उसकी स्पीड को किस तरह से एब्जॉर्व करता है, यानी मेंटल रूप से वो कितना सोचता है, कुछ ही सेकंडों में उस बॉल पे कितना फोर्स लगाता है, किस डायरेक्शन में बॉल को प्लेस करता है, यानी मेंटली रूप से स्पोर्ट्स किसी भी व्यक्ति को या बच्चे को कितना स्ट्रांग करता है। संवेगात्मक रूप से भी अगर हम देखें तो कोई भी व्यक्ति
या कोई भी प्लेयर या कोई भी टीम जब कोई मैच खेलती है तो आप देखते होंगे कि वो ऐसा नहीं है कि जीत गई तो इतना खुशी से पागल हो जाए और हार गई तो इतने नर्वस हो जाएं कि आगे कुछ कर ही ना सकें। तो संवेगात्मक रूप से भी एक खिलाड़ी बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक रूप से वो कितना ही स्ट्रांग होता है आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि एक खिलाड़ी का नाम समाज में कितना होता है। आज अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें तो पूरे संसार में कौन नहीं जानता, या मेजर ध्यानचंद की हम बात करें तो पूरे संसार में उन्हें कौन नहीं जानता, समाज में उनकी क्या अहमियत है। आजकल तो केवल शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक एवं सामाजिक ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी खिलाड़ी इतने मजबूत हो रहे हैं कि अनुमान लगाना मुश्किल है कि वास्तविकता में खेलों में कितना पैसा है। उदाहरण के लिए हम आपके बीच में सचेत स्वयं है जिसको कि कई कंपनियां स्पॉन्सर कर रही हैं, उसका खर्च उठा रही हैं, कॉलेज उनको फ्री एजुकेशन दे रहा है, आने जाने का खर्च कंपनियां दे रही हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपना करियर भी बच्चे स्पोर्ट्स में बना सकते हैं। अतः मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आप सब कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय ग्राउंड पर दें और अपने बच्चों को भी खेलने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास हो सके। अंत में एक बार पुनः आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर जी आपका। Playing sports can help children develop healthy bones, stronger cardiovascular system, and powerful lungs. Physical exercise is good for body, mind, and spirit. Sports help you become more positive and stronger. Winning a game gives you a sense of accomplishment, which boosts your confidence further. अब हमारे विद्यालय के कुछ विजेता छात्र जिन्होंने खेल जगत में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, हम उनके माध्यम से कुछ उनके अनुभव जानेंगे। नमस्ते। आशा रखती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित हो। मैं अनन्या राजेश नामदे कक्षा 10वीं की छात्रा केंद्रीय विद्यालय DIT में पढ़ती हूँ। अभी सारा देश एवं पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। आर्थिक, सामाजिक, सबसे ज्यादा शारीरिक हानि और संकट उपस्थित हो गए हैं। लोगों में मानसिक हानि भी दिखाई दे रही है। इस वक्त में हमें डरना या हारना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। इसलिए मैं अनन्या, एक इंटरनेशनल प्लेयर, आपको जरूर गुजारिश करूंगी कि रोज कुछ न कुछ एक्सरसाइज रोज करें। मैंने KVS स्पोर्ट्स नेशनल में अपने स्कूल का 2016 से लेकर 2019 तक लगातार प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें 2018 में गोल्ड मेडल और 2019 में ब्रॉन्ज मेडल मैंने प्राप्त किया है। मुझे कहते हुए आनंद हो रहा है कि मैंने 2018 तथा 2019 में हमारे भारत देश का प्रतिनिधित्व वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ बाइथले एंड ट्राइथले में किया है। 2018 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप इजिप्ट में हुई थी उसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है और 2019 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप अमेरिका फ्लोरिडा में हुई थी उसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला है। कुल मिला के मुझे नेशनल के 3 ब्रॉन्ज मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 3 गोल्ड मेडल मिले हैं। कोविड-19 की वजह से मेरी प्रैक्टिस में कुछ रुकावट सी आ गई है, लेकिन मैंने मेरे माता पिता के मदद से अपनी प्रैक्टिस जारी रखी है। मैं रोज सुबह 6 से 7 योगा तथा मेडिटेशन करती हूँ और शाम के 5 से 7 बजे तक अलग अलग प्रैक्टिसेस करती हूँ। मैं रोज इंड्योरेंस, स्पॉट रनिंग, स्पॉट जंपिंग, स्क्वाट, पुलअप्स, पुशअप्स, स्ट्रेच कॉर्ड, लैडर जैसे
एक्सरसाइज करती हूँ और अंत में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करती हूँ। मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करती हूँ कि वे अपने पढ़ाई के साथ साथ इम्यूनिटी और फिटनेस रखने के लिए घर में रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करें और अपने खान पान पर ध्यान दें। धन्यवाद। मेरा नाम अनुज अरुण डेंगले, मैं अभी क्लास 11th में पढ़ रहा हूँ। पिछले साल हमारे स्कूल में 10th में था और मुझे 89% मिले अभी। और पिछले साल स्टार्टिंग में KVS नेशनल में मुझे गोल्ड था। उसके बाद फेडरेशन नेशनल्स के पहले हमारा स्टेट हुआ फेडरेशन का, उसमें मुझे गोल्ड मेडल था। उसके बाद वेस्ट जोन जो हुआ जिसमें 4 स्टेट्स थे, उसमें भी गोल्ड मेडल था। और जो फेडरेशन जूनियर नेशनल्स में मुझे ब्रॉन्ज मेडल था। और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसमें SGFI में 7th प्लेस था मेरी 7th प्लेस थी। अभी 10th की एग्ज़ाम्स की वजह से एक महीने से ही इतना जो पहले रफ शेड्यूल था उसकी वजह से पढ़ाई के लिए 1 महीने पहले ही मैंने प्रैक्टिस बंद कर दी थी। प्रैक्टिस जब हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए उसमें ही 1-1.5 महीना चला गया। उसके बाद जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो ये लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो फिर 10-15 दिन मैंने कुछ किया ही नहीं, खुद को रेस्ट दी तरह। फिर स्टार्ट किया अप्रैल मंथ से मैंने प्रैक्टिस ज़रा स्टार्ट की घर पे हमारे टेरेस पे। स्टार्टिंग एकदम बेसिकली जो बॉडी ज़रा रूटीन में आए इसलिए स्किपिंग स्टार्ट की। उसके 10-15 दिन स्किपिंग की। उसके बाद कोर एक्सरसाइज ज़रा और रिदमिक एक्सरसाइज करता रहा, महीना भर वही किया। उसके बाद ज़रा हमारे हैमर में टर्न्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो फिर टर्न स्टार्ट किए। उसके लिए कुछ पकड़ने के लिए बास्केटबॉल लिया, उसके अंदर ज़रा वेट वगैरह और ईट वगैरह डाली, उसको कपड़े से लपेटा और हैंडल की तरह ज़रा करके हमारे टर्न्स मारने स्टार्ट कर दिए। 1.5-2 महीने वही करता रहा और ज़रा बॉडी हल्की लगने लगी। फिर से बॉडी हल्की लगने लगी और फिर 1 जुलाई से हमारे कोच ने ये स्टार्ट कर दिया, हमारा ग्राउंड स्टार्ट कर दिया। कोई गार्डन मिला हमें वहाँ पे पहले तो वेट ट्रेनिंग स्टार्ट की, एकदम लाइट वेट ट्रेनिंग जिससे कि बॉडी पे ज़्यादा लोड ना आए। उसके बाद हैमर की ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी और साइड बाय साइड सब फिजिकल ट्रेनिंग तो चल ही रहा था। और अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, अगर आप कुछ कर नहीं रहे थे लॉकडाउन में तो फिर कुछ ही ज़रा वज़न ही कम कर लेते और मेंटेन रह जाता आपका वज़न। यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। Calm down my mind and stay focused. And this whole session needs just 1 hour and 15 minutes. In this way, I maintained my fitness and my stamina by doing exercises at home. At last, I want to tell all of you, it is up to you how badly you want to achieve your goal. If you want to do something, you will do it at any cost and under any circumstances. So stop finding reasons and start finding solutions. We can't face this pandemic with reasons, but we can face it by finding solutions. Thank you. Don't lose hope. When the sun goes down, the stars comes out. Anyone can run away. It's super easy. Facing problems and working through them, that's what makes us stronger. Without facing problems, we can't understand the true meaning of life. Good morning, one and all present over here. I am Tanishka Mate from Kendriya Vidyalaya DIIT Girinagar. I am a judo player. Today, I am here to discuss about how I maintained my fitness during COVID-19 pandemic. As we all know, the whole mankind is facing the effects of COVID-19 and all the people were trapped in their homes. And that's what made me worried about my fitness and my stamina. This could affect my game too. Then I decided not to give up. First of all, I sketched my daily routine, and the important thing I focused on is sleeping early and getting up early. I used to sleep at 10 o'clock and wake up at 6 o'clock in the morning. Firstly, I started my day with daily workout, and the first thing I do is warming up my body. The exercises I do were 50 Surya Namaskars that would hardly take 10 minutes. As I can't go outside for jogging, I used to climb stairs for exactly 15 minutes and do some basic stretches and one round of 50 push-ups, 50 squats, 50 sit-ups and 30 lunges.
And again, I can see that I am as sweaty as I used to on my normal days workouts. And my day definitely become more active, and I am equally more happy and certainly tired and certainly not tired and or exhausted. After I am done with my workout, I make my body relaxed by doing different exercises of stretching and at least 15 minutes of meditation to calm down my mind and stay focused. And this whole अति सुंदर बच्चों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं सचेत पिन्नानाथ की। सचेत पिन्नानाथ हमारे विद्यालय के भूतपूर्व छात्र हैं, जिन्होंने शूटिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। स्पोर्ट्स में करियर कैसे बनाएं? आइए इनसे जुड़ते हैं। Morning, everyone. Respected principals, sir, teachers, and all my dear friends. My name is Sachet Pinanath, international medalist in shooting. First of all, I would like to thank our principal, sir, teachers, sports teacher, for inviting me in this auspicious occasion of National Sports Day. Hope you all are safe at home in this pandemic period. As we all know that sports is something which is needed in our life. It has become a part of our life. But how many of them we are getting involved in sports that we don't know? Actually, in this generation, I mean, specifically when we talk about the new generation, everyone is being involved in sports, and they are just doing something in sports. So this is the right age for you guys to just come and do any other sport. So as I selected shooting as my sport because I was having lot of interest, and maybe that may be the reason why I chosen this. There's no any other specific reason for that. So there are so many benefits when you talk about shooting. You can able to increase your concentration level. You can able to just increase the ability of thinking positively. Okay, and n number of reasons are there, or n number of benefits are there if you just think about this, isn't it? So it's not only about just playing a game. It's all about you need to be fit, you need to be stay healthy and all. So it really mean that when you talk about sports as a common thing, there are social skill which is there is physical fitness which comes over there is obedience, isn't it? There is resourcefulness, there is teamwork which is needed, and last but not the least is stress tolerance. Now what does it all mean? See, you can able to get all these things when you are getting involved in a sports. So for me, as a personal opinion or a suggestion to you, is you are the upcoming generation, and now it's your turn to just enhance your talent and just come out of your comfort zone and select a sports to go ahead. I would say that along with your studies, just be involved in a sport so that you will be healthier, stronger always, and you will stay fit. See, studies is going to be there with you, isn't it? And study is something which you can able to do along with your sports, isn't it? So it will really helps you, isn't it? I mean, if you are doing any kind of sports, you will be having the capacity to deal with each and every situations, even in your daily life or daily routine. What all problems you might face, you can able to face it very easily, because for a sports person it's very easy to handle the situations, because there you are facing success and failures, isn't it? So in success we supposed to celebrate, and in failures we need to learn new things. So that is what I want to say, that for a sports person, decision making is something which comes as a character which will be involved in you as a character, isn't it?
and you can able to learn how to lead a team. Okay, so leadership quality will also be there. Then you will be so disciplined, you will be so determined, you will be having that sincerity to do the work correctly. So these all things are related. So these all things we can't be able to learn, or we can't able to just get these knowledge while reading a book, or while just learning something, isn't it, from books. But this we can able to come to know only when we are getting involved in a physical task, and physical task is nothing but a sports which you will be doing. So there are n number of sports. As I said, I took shooting and I have got so much of support whenever I was performing, and still I'm performing. And as you can able to see that I'm a part of India shooting team. So I also faced so many ups and downs. There were success, there were failures, but at the same time I just made my mind composed. I just tried to make my mind composed, because I know that this is going to happen. And for that, if you are becoming so panic, then it's not going to happen anymore. You have to just make sure that whether you are composed, whether you are focused to your goal or not. And goal setting is something which is very crucial, but at the same time, always thinking about your goal is not uh, a good job, isn't it? You have fixed a plan, you have fixed a goal that you need to just achieve it. But if you are keeping 0% of expectation towards your goal and your result, I can able to give you that assurance that you can able to succeed without just thinking about results, isn't it? Whenever we play sports, or else if you take your studies as well, you are just planning to score this much of marks in your exams. Okay, at the end of the year you want this much of percentage. Or else if you just take an example of any of the sports, there you are saying that today I need to perform this much, or in this upcoming match I need to perform this much. Okay, fine, you are doing very well, but what I want to tell you is, please don't think about the results always. It's up to you that how you need to deal with it. Okay, so always thinking about results, you are not going to get a good result. Okay, so you have to keep the mentality of zero expectation, that okay, it's fine, even if it is good or bad, it doesn't matter for me. For me, enjoying that particular game is much more important. And at the same time, if you keep this kind of mentality, even in if you are studying also, it will really helps you. So whenever you are doing something, any activity, whether you like it or not, you have to make sure that yes, I love to do this work. So when you are just enjoying it, you can able to feel comfort while doing so. So that is what I want to say. And just uh, select any sports. This is the right age for you to select. Okay, and hope you all are safe. And again, I would like to thank our Kendriya Vidyalaya DIAT family, the whole family, for inviting me in this special day. So thank you so much. Once again, I would like to thank our principal sir and sports sir and all the teachers who supported me in my school days. I will be always be thankful and grateful for them. And just be safe, be happy, stay fit. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद आपका सचेत। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और हमारे देश का नाम ऊंचा करते रहें। Now I request our principal sir to speak few words on this occasion of National Sports Day. Respected teachers and my dear students, games and sports are not only important for success in students, but also it is important for success in every walks of life. They may play various games like football, TT, basketball, volleyball.
So the importance of playing all these games are very beneficial as they teach us punctuality, patience, discipline, teamwork, and cooperation. It is good for boys and girls to build fine physiques. Taking part in sports and games reduces stress and enhances kids' mood. It builds healthy bones and muscles, increases fitness, improves sleep, improve their cooperation skill, boosts self-confidence, and lowers the risk of getting obese. Now it is very essential not only for helping to maintain good health but also foster friendship and good behavior. Will be healthy and active also. So more important is not only playing the games but participation in all the spheres in games and sphere can have many benefits for the children. This year we are celebrating these games and sports online, and for this celebration I congratulate Mr. P.K. Misra sir for taking and making great efforts for celebrating games and sport online this year. Thank you. Thank you, sir, very much for your stimulating speech. It was extremely informative. आइए आखिर में हम मेजर ध्यानचंद जी, जो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं, उनके जीवन के कुछ यादगार मैच की कुछ झलकियां देखेंगे। हॉकी के इतिहास की जब जब बात की जाएगी उसमें मेजर ध्यानचंद का नाम हमेशा लिया जाएगा। उन्हें उनके अद्भुत खेल के लिए हॉकी का जादूगर या द विजर्ड के नाम से भी जाना जाता है। वे हॉकी में वही स्थान रखते हैं जो क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन का है। अपने खेल के अलावा मेजर ध्यानचंद एक अन्य किस्से के लिए भी याद किए जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों के दौरान उन्होंने हिटलर का एक विशेष प्रस्ताव ठुकरा दिया था। आखिर क्या थी इस घटना के पीछे की सच्चाई और वो कौन सा मौका था जब ऐसा हुआ? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। वे कुशवाहा मौर्य परिवार के थे। उनके पिता का नाम समेश्वर सिंह था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार के रूप में कार्यरत थे। साथ ही वे भी हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी थे। ध्यानचंद के दो भाई थे, मूल सिंह एवं रूप सिंह। रूप सिंह भी ध्यानचंद की ही तरह अच्छी हॉकी खेला करते थे। 1922 में 16 साल की उम्र में ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही बन गए। आर्मी में आने के बाद ध्यानचंद ने हॉकी खेलना अच्छे से शुरू किया और उन्हें यह खेल पसंद आने लगा। सूबेदार मेजर भोले तिवारी, जो ब्राह्मण रेजिमेंट से थे, वे आर्मी में ध्यानचंद के मेंटोर बने और उन्हें खेल के बारे में बेसिक ज्ञान दिया। वहीं पंकज गुप्ता ध्यानचंद के पहले कोच कहे जाते थे। उन्होंने ध्यानचंद के खेल को देखकर यह कह दिया था कि एक दिन यह खिलाड़ी पूरी दुनिया में चांद की तरह चमकेगा। उन्हीं ने ध्यानचंद को चंद नाम दिया। इसके बाद उनके करीबी उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे। इसके बाद ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। 1926 में न्यूजीलैंड में होने वाले एक टूर्नामेंट के लिए ध्यानचंद का चुनाव हुआ। यहाँ एक मैच के दौरान भारतीय टीम ने 20 गोल कर दिए थे, जिसमें से 10 तो ध्यानचंद ने ही किए थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने 21 मैच खेले थे, जिसमें से 18 में भारत विजयी रहा, 1 में हार मिली तथा 2 ड्रॉ हुए। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में 192 गोल किए, जिनमें से ध्यानचंद ने ही 100 गोल मारे थे। यहां से लौटने के बाद ध्यानचंद को आर्मी में लांस नायक बना दिया गया। साल 1927 में लंदन के फोकस्टोन फेस्टिवल में भारत ने 10 मैचों में 72 गोल किए, जिसमें से ध्यानचंद ने 36 गोल किए थे। मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल दिलवाया। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में, 1932 में लॉस एंजलिस में और 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में। ओलंपिक शुरू होने के लगभग 1 महीने पहले भारतीय टीम और जर्मनी ने 17 जुलाई 1936 को एक अभ्यास मैच खेला था। इस मैच में भारत के पास अली दारा, अहमद खान और ध्यानचंद जैसे धुरंधर खिलाड़ी थे। बावजूद इसके ये मैच भारत जर्मनी से नहीं जीत सका। इस मुकाबले में जर्मनी ने भारत के खिलाफ 4 गोल किए, वहीं भारत सिर्फ 1 ही गोल कर पाया।
ओलंपिक से ठीक पहले भारतीय टीम का इस तरह हारना कप्तान ध्यानचंद के लिए चिंता का विषय था। कहते हैं कि इस हार के बाद वे पूरी रात नहीं सो पाए। उन्हें इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं ओलंपिक में भारत के सिर से हॉकी में बादशाहत का ताज न छिन जाए। हालांकि सुबह होते ही उन्होंने अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे की रणनीति बनाई। जल्द ही वे अपनी पूरी टीम को ओलंपिक के लिए मानसिक रूप से तैयार करने में सफल रहे। ध्यानचंद की अगुवाई में टीम एकदम नई और तरोताजा लग रही थी। तेजी से वक्त बीता और ओलंपिक भी आ गया। 5 अगस्त 1936 को भारतीय टीम को हंगरी का सामना करना था। दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो भारतीय खिलाड़ियों में एक अलग किस्म की ही ऊर्जा देखने को मिली। उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए अपने पहले ही मैच में हंगरी को 4 गोल से पीट दिया। आगे भी उनकी जीत का सिलसिला जारी रहा। 7-0 से यूएस और 9-0 से जापान को हराने के बाद वे सेमीफाइनल में पहुंच चुके थे। वहां भारत ने फ्रांस को 10-0 से मात देकर दुनिया को यह बता दिया था कि वे गोल्ड लेकर ही जाएंगे। इस मुकाबले के असली हीरो ध्यानचंद ही थे। उनकी अगुवाई में भारत फाइनल मुकाबला खेलने जा रहा था। भारतीय टीम की तर्ज पर जर्मनी भी अपने विजय रथ के साथ आगे बढ़ी और फाइनल तक पहुंच गई। जर्मनी का क्रूर तानाशाह हिटलर जर्मनी के प्रदर्शन से बहुत खुश था। उसने फाइनल मुकाबले के लिए पूरे जर्मनी को बदल डाला। स्टेडियम के आसपास के इलाकों में खास किस्म के इंतजाम किए गए। सभी को जर्मनी की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम पहुंचने का आदेश दिया गया। हिटलर ने सुनिश्चित किया कि वो इस फाइनल मुकाबले में खुद भी मौजूद रहेगा। वो किसी भी कीमत पर जर्मनी को जीतते हुए देखना चाहता था। दूसरी तरफ ओलंपिक शुरू होने से पहले ही एक अभ्यास मैच में जर्मनी भारत को हरा चुका था, इसलिए उसके हौसले बुलंद थे। वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त लग रहा था। हालांकि भारतीय टीम भी खुद को कमजोर मानकर नहीं चल रही थी। कप्तान ध्यानचंद समेत सभी खिलाड़ी आत्मविश्वास से लबरेज थे। यूं तो भारत और जर्मनी को 14 अगस्त को एक दूसरे से भिड़ना था, पर ऐन मौके पर तेज बारिश ने सारा मामला खराब कर दिया। मैदान पूरी तरह खराब हो चुका था, इसलिए मैच को टाल दिया गया। तय किया गया कि अब यह मुकाबला अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला जाएगा। मैच शुरू होने से पहले भारतीय खिलाड़ी थोड़ी चिंता में दिखे, पर जब वे मैदान पर उतरे तो उन्होंने तेवर बदल लिए। उन्हें पता था कि यह मैच बहुत ही महत्वपूर्ण था। मुकाबले के कुछ मिनट पहले कप्तान ध्यानचंद ने सभी खिलाड़ियों से बात की और उनमें नई जान फूंकने का काम किया। रेफरी के इशारे के साथ भारतीय टीम मैच को जीतने निकल पड़ी। पहले मिनट से ही जर्मनी के खिलाड़ियों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसी टीम के साथ खेल रहे हैं जिसे उन्होंने अभ्यास मैच में बड़े अंतर से हराया था। मेजर ध्यानचंद तो कुछ इस तरह गेंद को अपनी हॉकी से लेकर दौड़ रहे थे जैसे मानो गेंद को उन्होंने हॉकी से चिपका कर रखा हो। देखते ही देखते भारतीय टीम ने एक के बाद एक गोल दागने शुरू कर दिए। मैच में एक पल ऐसा भी आया जब पूरे मैदान पर सन्नाटा छा गया। भारतीय टीम जर्मनी को उसी के मैदान पर पीटकर विश्व विजेता बनने जा रही थी। जर्मन खिलाड़ियों के चेहरों पर हार का भाव साफ तौर पर देखा जा सकता था। वे सुस्त पड़ चुके थे। इसी बीच भारतीय टीम ने अपना आखिरी गोल दागकर 8-1 के बड़े अंतर से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैदान पर मौजूद सभी की नजरें भारतीय टीम के ऊपर टिकी हुई थीं, खासकर कप्तान ध्यानचंद पर, जिन्होंने इस मुकाबले में अकेले 6 गोल दागकर हिटलर का जर्मनी को अपनी आंखों से जीतते हुए देखने का सपना तोड़ दिया था। सब लोग अपनी कुर्सियों से खड़े होकर उनके अभिवादन में तालियां बजा रहे थे। ध्यानचंद को अपनी टीम पर गर्व था क्योंकि उन्होंने अपने देश भारत की लाज रख ली थी। साथ ही भारत को ओलंपिक में एक और गोल्ड दिलवाया। इस हार के बाद पूरे स्टेडियम में शांति छा गई। सबकी नजरें हिटलर की तरफ थीं कि अब वो क्या करेगा। वो किसी भी कीमत पर यह मैच जीतने वाला था। लोगों को लग रहा था कि कहीं वो आग बबूला होकर तानाशाही का कोई नया उदाहरण न पेश कर दे, पर हिटलर किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। हिटलर ध्यानचंद के खेल से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। वो जल्द से जल्द भारतीय टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद से मिलना चाहता था। तेजी से वो भारतीय टीम को सम्मान देने के लिए मंच पर पहुंचा और आगे बढ़ते हुए मेजर ध्यानचंद को पदक पहनाया। ध्यानचंद पुरस्कार लेकर जाने लगे तो उसने ध्यानचंद को टोकते हुए कहा, रुको। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए ध्यानचंद से हाथ मिलाया और कहा कि मैंने इससे पहले तुम्हारे जैसा कोई भी खिलाड़ी नहीं देखा। तुम्हारे हाथों और स्टिक में जादू है। तुम हॉकी खेलने के अलावा क्या करते हो? मेजर ध्यानचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भारतीय सेना में लांस नायक हूँ। इस पर हिटलर ने कहा, तुम जर्मनी आ जाओ, मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा। उस समय सेना का बहुत बड़ा पद था। ध्यानचंद हिटलर के प्रस्ताव को सुनकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। फिर भी उन्होंने हिटलर से कहा, माफ करें, भारत मेरा देश है और मैं वहीं ठीक हूँ। भारत मेरी मातृभूमि है
और मैं हमेशा भारत के लिए ही खेलूंगा। हॉकी के जादूगर के शब्दों को सुनकर हिटलर उनसे और ज्यादा प्रभावित हुए। इस तरह मेजर ध्यानचंद भारत के लिए गोल्ड जीतने के साथ साथ हिटलर का दिल जीतने में भी कामयाब रहे। हिटलर ने उन्हें सम्मान के साथ विदा किया था। हिटलर जैसे तानाशाह के सामने भी भारत को सर्वोपरि मानने वाले ध्यानचंद के जज्बे को हम सलाम करते हैं। वे भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन खेल जगत में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद को साल 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साथ ही बीच बीच में उन्हें केंद्रीय विद्यालय DIT गिरिनगर की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। निश्चय ही आपने हमारी इस छोटी कोशिश से बहुत कुछ सीखा होगा। तो आइए हम आज से प्रण करें कि अब हम रोज अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।